यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने किस प्रकार से 1857 की क्रांति के कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे उसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी, उसके ऐसे कौन कौन से पहलू रहे थे, ऐसे कौन कौन से कारण रहे थे, और हमने देखा था कि उस क्रांति का सबसे अहम जो तात्कालिक जो कारण माना जाता है, वह तात्कालिक कारण क्या था जिसकी वजह से क्रांति का सूत्रपात माना जाता है। हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्रांति कब शुरू हुई, किसके नेतृत्व में शुरू हुई, कहाँ पर शुरू हुई, और उस क्रांति के क्या परिणाम हमारे सामने उपस्थित होते हैं उनको। और हम देखेंगे कि यह क्रांति एक समय विशेष के बाद में ब्रिटिश के द्वारा कुचल दी गई, इस क्रांति का दमन कर दिया गया। तो इस क्रांति की जो असफलता जो रही, उस असफलता में ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से इस क्रांति का असफल माना जाता है। तो शुरुआत की बात करते हैं। 1857 की क्रांति का सूत्रपात मेरठ छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक, जिसको इतिहास में मंगल पांडे के द्वारा किया गया। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन नए कारतूसों को उपलब्ध कराया था, उसमें हमने पहले ही पढ़ लिया था कि उन कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिसके एवज में भारतीय सिपाहियों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़े, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। उसे दी गई फांसी की सजा की खबर सुनकर संपूर्ण देश में एक क्रांति का माहौल बन जाता है। तो इस प्रकार से 29 मार्च 1857 को इस क्रांति का सूत्रपात मेरठ से माना जाता है। कुछ इसके भारत में प्रमुख केंद्र रहे जहाँ पर यह बिगुल जोरों शोरों से अपने चरम सीमा पर पहुँचा। उसमें दिल्ली भी था। वहाँ का जो इनका लीडरशिप कर रहा था जो व्यक्ति, उसका नाम था जनरल बख्त खान। उसके बाद कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और झांसी सबसे 1857 की क्रांति का फेमस केंद्र, अगर सबसे फेवरेट अगर कहा जाए तो झांसी, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई थी, इलाहाबाद में लियाकत अली, ग्वालियर में तात्या टोपे और गोरखपुर में गजाधर सिंह। ये कुछ उस समय के प्रमुख विद्रोह की केंद्र माने जाते हैं जहाँ पर क्रांति ने अपनी चरम सीमा को प्राप्त करने का कार्य किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि यह क्रांति एक समय विशेष के बाद में रुक गई, या फिर यह क्रांति पूरी तरीके से असफल हो गई। तो वहाँ असफल होने के पीछे ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिनकी वजह से इस क्रांति को असफल क्रांति में माना जाता है। तो उसमें सबसे पहला अगर हम बात करना चाहे, यह विद्रोह स्थानीय स्तर तक असंगठित एवं सीमित था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संगठन नहीं था। जहाँ पर जिसको पता लगा उसने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। एक सुसंगठित प्लानिंग नहीं की गई। अगर संपूर्ण देश में संपूर्ण जो विद्रोह के जो केंद्र थे, वहाँ पर किसी एक निश्चित समय के साथ में अगर इस क्रांति का सूत्रपात किया होता तो शायद भारत को स्वतंत्रता 1947 से पहले भी मिल गई होती। बॉम्बे एवं मद्रास की सेनाएं तथा नर्मदा नदी के दक्षिण के राज्यों ने क्रांति के इस विद्रोह में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। एक ये भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है असफलता के पीछे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे लोगों को अपने पाले में कर रखा था जो उनके ज़रूरत के समय
उनके काम आए और उनकी मदद करे। दूसरा, अच्छे साधन एवं धनाभाव के कारण भी विद्रोह असफल रहा। अंग्रेजी अस्त्र शस्त्र के समक्ष भारतीय अस्त्र शस्त्र बोने साबित हुए। यानी हम कह सकते हैं कि उनके पास में जितनी अस्त्र शस्त्र की जो बागडोर जो थी उतना हम भारतीयों के पास में नहीं था, ऐसा कह सकते हैं। यानी अभाव था, इसमें भी हम इस बात को जोड़ सकते हैं। तीसरा, 1857 ईस्वी के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। यानी जो लोग समझदार थे उन लोगों ने इस विद्रोह से अपने आप को क्या किया, अपने आप को दूर रखा, अपने आप को अलग रखने का प्रयास किया। व्यापारियों एवं शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना भी की थी। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले की जो पृष्ठभूमियाँ जो पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जहाँ पर दो विचारधाराओं ने जन्म लिया वहाँ पर किसी एक विचारधारा ने भरपूर अंग्रेजों का साथ दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, तो ये भी एक उसी में से एक माना जाता है। यदि इस वर्ग ने अपने लेखों एवं भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो निसंदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ और ही होता। लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने अपने आप को क्या किया, इस क्रांति से अलग थलग रखने का ही कार्य किया। चौथा, इस विद्रोह में राष्ट्रीय भावना का पूर्णतः अभाव था, क्योंकि भारतीय समाज के सभी वर्गों का सहयोग इस विद्रोह को नहीं मिला। कईयों ने कहा कि सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया विद्रोह है, ये एक मात्र सिपाहियों के द्वारा ही किया जा रहा है। कईयों ने कहा हिंदू मुस्लिम एक षड्यंत्र के तहत इस विद्रोह को आरंभ किया जा रहा है, और कईयों ने कहा कि यह तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। किसी ने भी इसमें राष्ट्रीय हित का नहीं सोचा। सामंतवादी वर्गों में एक वर्ग ने विद्रोह में सहयोग किया, परंतु पटियाला, जिंद, ग्वालियर एवं हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का पूरा सहयोग कर दिया। एक तरफ अगर किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग बन रही थी तो दूसरा जो पक्ष था वह पक्ष पूरी तरीके से अंग्रेजों के साथ में था, जो भेद कारण बताने का कार्य करता था, जिसके बलबूते पर अंग्रेज पूरी तरीके से उस विद्रोह को कुचल देने का कार्य करते थे। संकट के समय लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। यानी इतना भयंकर हुआ था कि कैनिंग ने भी, जो भारत का गवर्नर जनरल उस समय जो था, उसने भी ये कहा था कि जो सिंधिया जो है, विशेषकर होलकर महाराष्ट्र की बात यहाँ पर हो रही है, अगर वहाँ पर ये सिंधिया भी अगर इस विद्रोह में अगर सक्रिय हो जाती है तो मुझे बहुत जल्द ही इस मुल्क को छोड़कर जाना होगा। विद्रोह दमन के पश्चात भारतीय राजाओं को पुरस्कृत किया गया। निजाम को बरार का प्रांत लौटा दिया गया जो पहले छीन लिया गया था, और उसके ऋण माफ कर दिए गए। सिंधिया, गायकवाड़ और राजपूत राजाओं को भी पुरस्कार मिले, जिन्होंने इनमें अंग्रेजों को इस क्रांति को दबाने में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, उनको बड़े बड़े पुरस्कारों से पुरस्कृत किए गए। विद्रोहियों में अनुभव, संगठन, क्षमता व मिलकर कार्य करने की जो शक्ति थी उसकी कमी थी। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक संगठित नहीं था, एकता नहीं थी लोगों में, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। 6 नंबर, सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की असफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहादुर शाह जफर व नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे, पर उनमें सैन्य नेतृत्व करने की क्षमता बहुत ही नगण्य थी, बहुत ही कम हम कह सकते हैं। जबकि अंग्रेजी सेना के पास लॉरेंस बंधु, निकोलसन, हेवलॉक, आउट्रम एवं एडवर्ड जैसे कुशल सेनापति भी थे, जिसका उन्हें पूर्ण फायदा मिला इस बात का। 7 नंबर, क्रांतिकारियों के पास उचित नेतृत्व का भी अभाव था। वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर क्रांतिकारियों का सही ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाया। जिस तरह के नेतृत्व की तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यकता थी, उस प्रकार का वह बहादुर शाह जफर
क्रांतिकारियों को लीडरशिप नहीं दे सका। ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का भी अभाव था। उन्हें अगले क्षण क्या करना होगा और क्या नहीं यह भी निश्चित नहीं था। वे मात्र भावावेश एवं परिस्थितिवश आगे बढ़ते जा रहे थे। सब लोग लड़ रहे थे तो उसमें जो सक्रिय हो रहा था, चलो हम भी इसके साथ में इस प्रकार से, वरना किसी एक लक्ष्य को निर्धारित इसमें नहीं किया गया। अगर किसी एक लक्ष्य को इसमें इस क्रांति का बिंदु बनाया होता तो शायद परिणाम कुछ और होते। 9 नंबर, आवागमन एवं संचार के साधनों के उपयोग से अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में काफ़ी सहायता मिली। उस समय जो यातायात साधन का जो विकास हुआ, उसका इस 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों को पूर्णतः सफलता मिली और इस बात का बहुत सारा फायदा भी मिला। इस प्रकार आवागमन एवं संचार के साधनों ने भी इस विद्रोह को असफल करने में सहयोग किया। अगर उस समय आवागमन के साधनों का अभाव होता तो अलग अलग स्थानों पर लोगों के द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को समय लगता और समय अभाव के कारण हो सकता है कि धीरे धीरे ये क्रांति एक इतना ज्वलंत रूप ले लेती कि अंग्रेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में समय लग जाता, जिससे उनको नुकसान हो सकता था। हम देखेंगे कि इस क्रांति के क्या क्या परिणाम हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उनमें सबसे पहला है, विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। क्योंकि हमने देखा था कि ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लीज समय, एक समय अवधि के लिए भारत में व्यापार हेतु भेजी गई एक कंपनी के तौर पर लोगों का एक समूह ऐसा था जिनको व्यापार करने के लिए समय के अवधि के अनुसार छूट दी गई थी, जिसको क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद बनाई गई। इन 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा करने तथा 7 की कोर्ट ऑफ हाइड्रेक्स द्वारा चुनने की व्यवस्था की गई, जिससे ये बात सामने आती है। दूसरा, स्थानीय लोगों को उनके गौरव एवं अधिकारों को पुनः वापस करने की बात भी कही गई। इस क्रांति के उपरांत भारतीय नरेशों को महारानी विक्टोरिया ने अपनी ओर से समस्त संधियों के पालन करने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही नरेशों से भी उसी प्रकार के पालन की आशा की। अपने राज्य क्षेत्र के विस्तार की अनिच्छा की अभिव्यक्ति के साथ साथ उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र अथवा अधिकारों का अतिक्रमण सहन न करने तथा दूसरों पर अतिक्रमण न करने की बात भी इस में रखी गई और साथ ही धार्मिक शोषण खत्म करने एवं सेवाओं में बिना भेदभाव के नियुक्ति की बात रखी गई। इसमें सैन्य पुनर्गठन के आधार पर यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ावा दिया गया। उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति को बंद कर दिया गया। तोपखाने पर पूर्ण रूप से अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। अब बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 का हो गया, जबकि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों में भी यह अनुपात 3:1 का हो गया। इस प्रकार से उच्च जाति के लोगों में से सैनिकों की भर्ती बंद कर दी गई। 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत ही भारत में गवर्नर जनरल के पदनाम में परिवर्तित कर उसे वायसराय का पदनाम दिया गया। यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस क्रांति के फलस्वरूप माना जाता है। 5वां है, क्रांति के विद्रोह के फलस्वरूप सामंतवादी ढांचा चरमरा गया। आम भारतीयों में सामंतवादियों की छवि गद्दारों जैसी हो गई, क्योंकि इस वर्ग ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया गया था। विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ और हिंदू मुस्लिम एकता ने जोर पकड़ना शुरू किया, जिसका कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और हम पढ़ते हैं कि भारत में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन रहे उसमें
हिंदू और मुस्लिमों ने किस प्रकार से एकता के साथ में लड़ने का प्रयास किया। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद साम्राज्य विस्तार की नीति का जो खात्मा हो गया, परंतु उसके स्थान पर अब आर्थिक शोषण के युग का आरंभ माना जाता है। भारतीयों के प्रशासन में प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में अल्प प्रयास के अंतर्गत 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम को पारित कर दिया गया और इसी के साथ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में कमी, श्वेत जाति की उच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन और मुगल साम्राज्य के अस्तित्व का खत्म होना आदि 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1857 की क्रांति का क्या महत्व रह जाता है भारत देश के लिए। इसको हमने एक एक पहलुओं को पढ़ते हुए आगे बढ़े और एक एक बात को समझने का प्रयास किया। मिलेंगे फिर एक नए अध्याय, एक नए अध्ययन बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।